चैप्टर 61 तियास विशेस एंड ओरियन जेलसी। तियास विशेस एंड ओरियन। अश्वत्थ को तिया की बात एकदम बचकानी लग रही थी। तिया बोली, आप एक गिफ्ट भी नहीं दे सकते। अश्वत्थ ने चैन की सांस ली और बोला, बस इतनी सी बात। तो तिया बोली, आपको यह छोटी बात लगती है, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, उल्टा मेरा गला पकड़ लिया। आपको तो खुश होना चाहिए था, बिल्कुल मिराज भाई की तरह। तो यह सुनकर अश्वत्थ को अचानक याद आ गया कि कैसे वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया था और तिया का गला पकड़ लिया था। और यह याद करके वह सैड हो गया, उसे लगता था कि वह उसका बच्चा नहीं है। लेकिन जब आज तिया ने अपने पेट पर से उसका हाथ हटाया तो उसे बहुत बुरा लगा था। वो उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, सॉरी छोटी गिलहरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तिया अपनी बहती नाक अश्वत्थ के शर्ट में पोंछने लगी तो अश्वत्थ बोला, पोंछ लो अपनी नाक, तुम्हें पता है तुम रोते हुए बहती नाक के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छे से पोंछो, मेरी फेवरेट शर्ट थी जिससे तुम अपनी नाक साफ कर रही हो, पता है कितनी महंगी है, पेरिस में खरीदा था। तो तिया ने उसके सीने पर 4 बार पंच मारा और बोली, आपको, आपकी इस शर्ट की पड़ी है। आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हो। मुझे नहीं जानना यह कितनी महंगी है और कहाँ खरीदा है, आखिर लास्ट में बनेगा तो पोंछा लगाने का कपड़ा ही ना। और दूर हटने लगी तो अश्वत्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोला, आई एम जस्ट किडिंग, तुम पोंछ सकती हो अपनी नाक, मेरी हर चीज तुम्हारी है, कैसे भी यूज कर सकती हो। तो तिया बोली, आप बहुत बुरे हो, आपने तो मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। आप। तो बीच में ही अश्वत्थ बोला, बताओ क्या चाहिए, मैं अभी लाकर देता हूँ। तुम्हें खाना चाहिए या फिर चॉकलेट्स, मोमोज। तो तिया बोली, सच में मोमोज। और अपनी चमकती आंखों से देखा अश्वत्थ उसे ऐसे देख मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पर मोमोज और जंक फूड्स को छोड़कर कुछ भी। तो तिया का मुंह बन गया तो अश्वत्थ ने उसके गाल खींच लिए। तिया बोली, मुझे यह सब नहीं चाहिए, खाने की चीजें गिफ्ट में बच्चों को देते हैं, मैं बच्ची नहीं हूँ। आपको क्या मैं बच्ची लगती हूँ। अश्वत्थ को हंसी आ गई और वह बोला, अच्छा ठीक है, क्या चाहिए। डायमंड बैंगल्स, न्यू डिजाइन के और बहुत खूबसूरत बैंगल्स आए हैं, मैंने उसे रिजर्व करके रखा है, चाहिए। तो तिया बोली, नहीं बोलूंगी तो नहीं देंगे आप ना, वो हो। आप देना ही नहीं चाहते, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझसे खो जाएंगे और मैं तो अच्छी बीवी हूँ, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करती, आपकी सारी बात मानती हूँ। अश्वत्थ की आईब्रो यह सुनकर उठ गई। वह सोचने लगा, सच में वह उसकी सारी बात मानती है। सीरियसली उसे कभी पता क्यों नहीं चला, जब देखो तब यहां से वहां फुदकती रहती है। अब तो नखरे दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। और तिया को देखा जो क्यूट सा चेहरा बनाकर उसे देख रही थी। अश्वत्थ बोला, हाँ तुम सारी बात मानती हो। तिया खुश होकर बोली, आप भी मानते हैं न कि मैं आपकी सारी बात मानती हूँ। आपको नहीं पता मुझे क्या चाहिए, गिफ्ट में मैं बताती हूँ। अश्वत्थ बोला, क्या चाहिए बताओ, मुझे जानना है, जिसके लिए तुमने लगभग मेरी जान निकाल कर रख दिया था। तो तिया बोली, मुझे ना मेरे बेबी के आने के बाद अपनी शादी धूमधाम से करनी है, जहां सब लोग हो, बड़ा सा मैरिज हॉल, सब लोग हो, मुझे मेहंदी भी लगवानी है, अपनी शादी में डांस भी करना है। वो अपने दिल के अरमान बताने लगी और अश्वत्थ उसे सुनने लगा और बोला, बेबी के आने के बाद क्यों। तिया बोली, अरे अगर बेबी ने हमारी शादी की एल्बम और वीडियो में खुद को नहीं देखेगा तो उदास नहीं हो जाएगा, और रोने लगा तो कि वह क्यों नहीं है। इसलिए समझ में आई बात, आप तो कुछ समझते ही नहीं, आपको नहीं पता क्या। अश्वत्थ उसे हैरान होकर देखने लगा, उसे यह लॉजिक कम बचकानी बात ज्यादा लग रही थी। उसका बच्चा क्यों उदास होगा या फिर रोएगा। सीरियसली उसका बच्चा रोएगा बस इसलिए कि वह अपने मम्मी डैडी की शादी के एल्बम फोटोज में नहीं है, इसलिए। तिया बोली, समझ आया, मैं नहीं चाहती ऐसी कोई सिचुएशन आए, आपको पता है जब मैं और लिप्सादी छोटे थे ना तो वह इसलिए बहुत रोई और डैड को उनकी खुशी के लिए दोबारा शादी करनी पड़ी और फोटो खिंचवाया और उदास हो गई क्योंकि इस इंसिडेंट के साथ उसकी एक बुरी याद भी थी। अश्वत्थ ने जब हृदय अग्रवाल और लिप्सा का जिक्र सुना उसे बहुत गुस्सा आया और तिया पर भी कि उसने उसके बच्चे को लिप्सा के साथ कंपेयर करने की हिम्मत की। वह बोला, अपनी शेमलेस सो कॉल्ड बहन से मेरे बच्चे को कंपेयर मत करो, समझी, यह मेरा बच्चा है। मेरे बच्चे को उसके साथ कंपेयर मत करो और मेरा बच्चा एक छोटी सी बात के लिए रोने लगेगा, यह हो ही नहीं सकता। तिया उसे हैरान होकर देखने लगी और बोली, मेरा बच्चा आपके जैसा नहीं बनने वाला है, बिल्कुल मुझ पर जाएगा, मेरे जैसे क्यूट स्वीट और दी। बीच में ही अश्वत्थ बोला, दिमाग में तुम्हारी तरह हुआ तो हो गया कल्याण, मेरा बच्चा बेवकूफ हो ही नहीं सकता। तिया बोली, आप मुझे बेवकूफ कह रहे हो, आपको नहीं छोड़ूंगी। और अश्वत्थ को बेड पर धक्का देकर गिराया और पीलों से मारने लगी। ओरियन एक मीटिंग हैंडल करने एक रेस्टोरेंट में गया हुआ था और वहां उसने ओजल को एक लड़के के साथ देखा, दोनों खाना खा रहे थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ओरियन को उस लड़के से जलन होने लगी। वो सोचने लगा कि क्या अब ओजल मैम उससे प्यार नहीं करती, क्या उसने गिव अप कर लिया सच में। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ठीक है उसने उसे भाव नहीं दिया था तो क्या वह उसे ऐसे छोड़ देगी, कोशिश नहीं करेगी क्या। सिर्फ भाव खाने का ठेका लड़कियों ने ही ले रखा है, लड़का लड़की एक समान तो लड़कों का भी हक है, वो ही क्यों लड़कियों के पीछे घूमे। और उसकी तो मजबूरी भी थी, क्या वो अपने भाई से बात नहीं कर सकती। और उस लड़के को घूरने लगा। वो लड़का दिखने में बहुत अच्छा था पर ओरियन के आगे चाय कम पानी जैसे ही था। उसका मन कर रहा था कि जाकर ओजल का हाथ पकड़कर खींच कर ले आए और उस लड़के के मुंह पर घूंसा दे मारे। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी प्रिंसेस को डेट करने की, और उन दोनों को देखकर जल भुनकर वहीं खड़ा राख हो रहा था। और खुद से बोला, अब से उन्हें लाइन दूंगा, पर अगर वो सच में इस लड़के को डेट कर रही हो तो मेरा क्या होगा। नहीं, यह बॉस के साथ धोखा करने जैसे होगा। वो कितना यकीन करते हैं मुझ पर, कोई बात नहीं। अच्छा ही है ओजल मैम आगे बढ़ रही हैं।
इस अ गुड थिंग शी इज मूविंग फॉरवर्ड, हु एम आई, हर लाइफ हर चॉइस। वो बस उन्हें देखने लगा, फिर उसकी तंद्रा टूटी उसके फोन की वजह से। उसने जल्दी से फोन कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ जाकर बात करने लगा। ओजल जिस लड़के के साथ खाना खा रही थी, उस लड़के ने ग्लास बॉल में ओरियन को देखा और बोला, हे ओज, लगता है तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग भी यही है। तो ओजल बोली, ओरियन क्या बोल रहे हो रैश? तो रैश उसे ग्लास वॉल में दिखाते हुए बोला, वो देखो। तो ओजल ने देखा और हैरान रह गई। ओरियन ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे पता ही नहीं है कि ओजल वहां है, बल्कि उसने भी रैश को खुद को देखते हुए देख लिया था। वह मन में बोला, सौतन कहीं का। और फिर अपना सिर झटका और दूसरी तरफ देखकर बात करने लगा। ओजल बोली, अरे यह तो मेरा प्रिंस चार्मिंग है। हाँ, मेरा बॉडीगार्ड आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं लग रहा है। और तभी उसकी नजरें आसपास पड़ी जहां लड़कियां ओरियन को देखकर अपनी आंखें सेंकने में लगी थी। ओजल को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वह दांत पीसते हुए बोली, क्या जरूरत थी इतना अच्छा तैयार होकर आने की? यह आया ही क्यों? रैश उसे हैरान होकर देखने लगा और मन में बोला, अभी तो कह रही थी कि कितना हैंडसम लग रहा है, और अभी कह रही है कि इतना अच्छा तैयार होकर आया ही क्यों? यह लड़कियां भी ना, अब हम लड़के अच्छे से तैयार भी नहीं हो सकते। जरूर यही वजह होगी कि मिस्टर हैंडसम बॉडीगार्ड इससे पट नहीं रहे हैं। अरे मेरी माता, अगर ऐसा ही करोगी तो कैसे वह तुम्हारा बॉडीगार्ड से हस्बैंड बनेगा, कैसे? ओजल दंदनाते हुए ओरियन की तरफ गई। ओरियन ने उसे आंखों के कोनों से देख लिया था। वह मन में बोला, यह ओजल मैम मेरी तरफ क्यों आ रही हैं? कहीं इनको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? पर मैं कौन सा उनका पीछा कर रहा था? मैं तो यहाँ पर मीटिंग के लिए आया था और गलती से उसे उसके डेट के साथ देख लिया। अब मेरी आंखों ने देख लिया तो मेरी क्या गलती? गलती तो नजरों की है। और अनजान बनने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसे लगा कि ओजल शायद उसकी तरफ नहीं आ रही थी। उसने चैन की सांस ली और फिर बात करके फोन अपने पॉकेट में रखा और जाने के लिए पीछे मुड़ा तो अचानक से डर गया और 2 कदम पीछे हट गया। वह इतना डर गया था जैसे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। वह अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर बोला, ओजल मैम, आपने तो डरा ही दिया था। और अचानक उसे एहसास हुआ कि ओजल उसे अजीब नजरों से देख रही है। वो एकदम से सकपका गया और बोला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तो ओजल उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतना सज धज कर कहीं भी मत जाया करो, खासकर वहां तो बिल्कुल भी नहीं जहां लड़कियां हो। तुम्हें पता भी है तुम कितने गुड लुकिंग हो। तुमने ना जाने कितनी लड़कियों को घायल कर रखा है। तो ओरियन उसे भौंचक्का होकर देखने लगा। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह कहना क्या चाहती है। उसने कब और कैसे किस लड़की को घायल किया? ठीक से ही तो कार चलाकर आया था, तो कौन घायल हुआ और उसे पता भी नहीं चला। फिर उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई तो पाया कि सारी लड़कियां उसे ताड़ रही थी। जब ओरियन उन्हें देख रहा था तो बदले में वह लड़कियां उसे स्माइल पास कर रही थी और हाथ हिलाकर हेलो कर रही थी। ओरियन अपने सिल्वर कलर के जुल्फों पर उंगलियां घुमाते हुए और शर्माकर बोला, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना कहा। तो ओजल को गुस्सा आ गया और उसने अपने दोनों हाथों से उसके कॉलर को पकड़ लिया और बोली, गलती तुम्हारी है, तुम्हारे गुड लुक्स की है। तुम इतने गुड लुकिंग क्यों हो? तो ओरियन उसके ऐसे कॉलर पकड़ने से अचकचा गया और बोला, मैम आप क्या कर रही हैं? सब हम ही देख रहे हैं, छोड़िए। और छुड़ाने लगा। जब ओजल ने पूरे हक के साथ ओरियन का कॉलर पकड़ा तो सारी लड़कियों का दिल टूट गया। ओरियन बोला, छोड़िए, और छुड़ाया और बोला, मेरी मीटिंग हो गई है, मैं जा रहा हूं। वह ओजल से बचने के बहाने ढूंढने लगा क्योंकि ओजल जब भी उसके सामने होती उसके दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती थी और इस वक्त भी उसका यही हाल था। वह जाने लगा तो ओजल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं भी घर जा रही हूं, साथ में चलो, एक ही घर में तो जाना है। तो ओरियन बोला, पर आप तो अपनी कार में आई होंगी ना? तो ओजल बोली, नहीं, मैं रैश के साथ आई थी। क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? क्या तुम मुझे ले जाना नहीं चाहते हो? क्या तुम मुझसे इतना चिढ़ते हो? तो ओरियन जल्दी से बोला, ऐसा नहीं है, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि मुझे लगा कि आप अपनी कार से आई होंगी। तो ओजल बोली, अगर मैं अपनी कार से भी आई होती तो क्या मुझे लेकर नहीं जाते? मुझे पूरा यकीन हो गया तुम मुझे 1% भी पसंद नहीं करते। तभी रैश आ गया तो ओजल, जो ओरियन के ऐसे बिहेवियर से तुनक गई थी, उसने सीधे रैश का हाथ पकड़ा और बोली, मीट माई बॉयफ्रेंड ऋषिकेश बत्रा, मैं अब से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मैंने तुमसे गिव अप कर लिया है। यह सुनकर रैश उसे हैरान होकर देखने लगा। ओरियन यह सुनकर शौक रह गया। उसके ऊपर तो जैसे किसी ने एटम बम फोड़ दिया हो, पर उसने खुद को नॉर्मल दिखाया। पर रैश यह सुनकर बेहोश ही होने वाला था। वह मन में सोचने लगा कि यह लड़की पागल हो गई है, मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बता रही है? मेरा ब्रेकअप करवाना चाहती है क्या? हे भगवान, इस लड़की से दोस्ती करना भी पाप है। अरे मेरी अम्मा, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खतरनाक है, वह मुझ पर धोखा देने का इल्जाम लगा देगी। ओरियन मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, अच्छी बात है। उसकी मुस्कान देखकर ओजल का पारा हाई हो गया। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि वह गलत थी। वह सोचती थी कि कहीं ना कहीं ओरियन भी उससे प्यार करता है, पर अब उसे यकीन हो गया कि ओरियन उससे प्यार करता है। इसकी उम्मीद करना उसका वहम था। ओरियन वहां से चला गया। उसका दिल उदासी से भर गया था। वह खुद से बोला, मैं खुद ही तो चाहता था कि वह आगे बढ़े, मेरा और उनका कोई फ्यूचर नहीं है, पर क्या करूं मैं? और आसमान की तरफ देखने लगा। ओजल रैश का हाथ छोड़कर चली गई और बच गया ऋषिकेश, जिसकी हालत खराब हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि दीवार पर अपना सिर पटक दे। वह बोला, अरे मैंने कौन सा पाप कर दिया है जो यह दिन देखना पड़ रहा है? मैं आया ही क्यों? यह छोरी मेरा ब्रेकअप करवा के मानेगी। और अपने बाल नोच लिए मिराज के घर में। मिराज की तो अलग ही खातिरदारी हो रही थी। ज्योति जी ने 1 महीने के लिए मिराज को मिस्टर मल्लिक के साथ एक ही रूम में शिफ्ट कर दिया था और खुद निया के रूम में शिफ्ट हो गई थी। मिराज इधर उधर चलते हुए बोला, मॉम को क्या जरूरत थी ऐसी पनिशमेंट देने की? उससे अच्छा तो मुझे चप्पल से मार ही लेती।
लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी ही बीवी से और कमरे से दूर कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे देश निकाला दे दिया गया हो। तो मिस्टर मल्लिक बोले, मेरे लिए तो अच्छा है, मैं चप्पल खाने से बच गया और तुम्हें चप्पल खाने का शौक चढ़ा है जब भी तुम्हारी सुताई होती है उसके साथ साथ उसका इफेक्ट मुझ पर भी पड़ता है। वह तुम्हारी मॉम और मेरी बीवी से पहले इस घर की हेड है बेटा, और तुम इतना क्यों बेचैन हो रहे हो? कौन सा तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट मनानी है? तो मिराज उनको घूरकर देखने लगा। मिस्टर मल्लक बोले, वैसे अश्वत्थ की छोटी गिलहरी ने एकदम सही कहा, बहू के साथ बच्चा फ्री। मुझे तो वह एकदम बच्ची ही लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह 1 महीने से प्रेग्नेंट है। उसकी हरकतें भी एकदम बच्चों जैसे थी। उसकी माँ तो बहुत मैच्योर भी थी, पर यह एकदम बच्ची है। और हंसने लगे तिया की हरकतों को याद करके। मिराज बोला, अरे याद आया, डैड आपकी हेल्प चाहिए। तो मिस्टर मल्लिक बोले, कैसी हेल्प? और तुम्हें कब से हेल्प की जरूरत पड़ने लगी? देखो बेटा, अगर यह सोच रहे हो कि मैं बहाने से तुम्हारी माँ को निया के कमरे से बाहर बुलाऊं और तुम मौका देखकर उससे मिलने के लिए जाओगे, मैं ऐसा नहीं करने वाला। और एक बात बता दूं, पाइप चढ़कर रूम में घुसने की सोचना भी मत। तुम्हारी माँ एक भी लू फॉल नहीं छोड़ती, आधे रास्ते में अटक जाओगे। और अगर पाइप पर चढ़ते चढ़ते गिर गए ना और हाथ पैर टूट गए तो तुम्हारी मॉम अलग से और तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगी। अगर इसके बाद भी तुमको रिस्क लेने हैं, मैं तो कोई हेल्प नहीं करने वाला। समझे? तुम्हारी मॉम का कोई भरोसा नहीं, मुझे कोई पनिशमेंट दे दे तो इस उम्र में मैं कोई सजा नहीं भुगतने वाला। तो मिराज बोला, डैड मुझे उसके लिए हेल्प नहीं चाहिए, एक्चुअली हेल्प अश्वत्थ के लिए चाहिए। तो मिस्टर मल्लिक बोले, वह भी कमरे से बाहर हो गया क्या? जो उसके लिए हेल्प चाहिए, भला उसे कौन कमरे से निकालने की हिम्मत कर सकता है? तो मिराज बोला, वह अपने कमरे से बाहर निकाला जा चुका है डैड, और उसे उसकी छोटी गिलहरी ने ही कमरे से बाहर निकाला था। तो मिस्टर मल्लिक बोले, तो फिर किस लिए हेल्प चाहिए? तो मिराज ने उसे सारी बातें बताई। तो मिस्टर मल्लिक सोचने लगे और बोले, जहां तक मुझे पता है, डॉ गुप्ता यानी कि डॉक्टर यशराज गुप्ता, तारुष, जैना, मैं और अभ्रम के डैड कौशल और आरा के डैड आकाश एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। और जहां तक बात जैना की है, तो वह हमारी जूनियर थी और यशराज हमारा क्लासमेट था। हम दोस्त नहीं थे, तो यशराज और जैना के बारे में ज्यादा नहीं पता। जब तारुष ने ओमजा भाभी को चीट किया तब हमें भी पता चला कि तारुष जैना से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, और इहित अंकल से बात भी की थी, पर इहित अंकल ने साफ साफ मना कर दिया था और ओमजा भाभी से रिश्ता तय कर दिया। उज्जवल की दोस्त थी, वह उज्जवल के साथ आती जाती रहती थी। इहित अंकल को वह तारुष के लिए पसंद थी। तारुष ने चुपचाप शादी कर ली तो अंकल को कोई शक नहीं हुआ। तारुष अंदर ही अंदर ओमजा भाभी को अपना दुश्मन मान बैठा था। जब अश्वत्थ 10 साल का था और आदित्य 2 साल का था, तब उज्जवल ने तारुष को जैना, चरन्या और रयान के साथ देखा और सारी बात घर में बता दी, और इस बात के लिए खूब झगड़ा हुआ था। तारुष ने उज्जवल को सबको अपना दुश्मन समझ लिया। उसकी आंखों पर जैना नाम की पट्टी बंधी हुई थी। उस औरत ने तो किसी को नहीं छोड़ा। उसके चक्कर में उसने सबको बहुत दुख दिए। तारुष धीरे धीरे सारा बिजनेस अपने नाम करने लगा। उसने आधा बिजनेस कर ही लिया था, पर बड़े भाई साहब आशीष को पता चल गया और इस बात पर सबसे बड़ा झगड़ा हुआ, और गुस्से में आकर अंकल और आशीष भैया ने सब उसे दे दिया और घर सब कुछ छोड़ दिया। आशीष भैया की बेटी ओजस्विता की शादी हो चुकी थी। उसने और उसके ससुराल वालों ने बहुत हेल्प की। तारुष की इस हरकत ने सबको हिलाकर रख दिया। हमने भी बहुत समझाया, पर उल्टा वह हमें ही गलत समझने लगा। हमने उससे दोस्ती खत्म कर ली क्योंकि वह हमारा दोस्त नहीं कोई और ही था। हाँ, नंदिता भाभी ने उस औरत को एक आदमी के साथ देखा था। वो डॉक्टर था। आशीष भैया ने उसे पहचान लिया था। वो यशराज था जो अब अश्वत्थ का डॉक्टर है। और तभी मिराज और मिस्टर मल्लिक का दिमाग खटका। उन्हें सब समझ आ गया। मिराज बोला, डॉक्टर गुप्ता के साथ तो ओरमन ने भी देखा है, कहीं दोनों सालों से प्लानिंग कर तो नहीं रहे थे? मिस्टर मल्लिक बोले, यशराज गुप्ता बेटा, इस बार उस औरत ने इस बार हद पार कर दी है। मिराज बोला, डैड आदित्य उस औरत को जान से मारने के लिए रेडी है। हमने सोचा नहीं था। अश्वत्थ अब ज्यादा देर तक भ्रम में नहीं रहेगा। उसे हक है अपने बच्चे के लिए खुश होने का। मिस्टर मल्लिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा।